प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ से पहले संगम नगरी प्रयागराज का दौरा किया। पीएम ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए क्रूज से घाटों का निरीक्षण किया। उसके बाद पीएम ने संगम घाट में तट किनारे पूजा अर्चना भी की और अक्षय वट स्थल पर पूजा कर परिक्रमा भी की। इस दौरान पीएम ने साधु संतों से मुलाकात की। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने प्रयागराज को 5500 करोड़ की 167 विकास योजनाओं की सौगात दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आस्था के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाएंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। की है सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अक्षय वट। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। वनवास के समय सबसे पहले
जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के विभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में जल मिले और इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं। प्रदेश सरकार के हमारे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो पूरे कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में लग करके महाकुंभ प्रयागराज को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से विशेष रूप से महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां हज यात्रियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हज यात्रा के लिए 29 अप्रैल से उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। 29 अप्रैल से 15 मई 2025 तक उड़ानें जारी रहेंगी। 21 जून से 10 जुलाई तक हज यात्रियों की वापसी होगी। भारत से 1,20,961 हज यात्री जो है यात्रा पर जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से 6,143 हज यात्री जाएंगे। वहीं दिल्ली से
403, मुंबई से 26,891 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। वहीं कोलकाता से 9,288, हैदराबाद से जाएंगे 9,128 यात्री। देश भर में 20 अलग अलग केंद्रों से उड़ानें संचालित हज यात्रा के लिए की जाएंगी। तो हज यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर 29 अप्रैल से जो है वो उड़ानें हज यात्रा के लिए शुरू होंगी। 29 अप्रैल से 15 मई 2025 तक इन उड़ानों का संचालन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 21 जून से 10 जुलाई के बीच में वापसी जो है हज यात्रियों की होगी। और भारत से 1,20,961 हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। अलग अलग एयरपोर्ट से यहाँ पर जो है यात्री जाने वाले हैं, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट से 6,143 हज यात्री, दिल्ली से 16,403, मुंबई से 26,891, कोलकाता से 9,288 और हैदराबाद से 9,128 यात्री जो है वो हज यात्रा पर जाएंगे। वहीं 20 अलग अलग केंद्रों से उड़ानें संचालित देश भर में होंगी। खबर देवरिया से है, जहां गांव के विकास के नाम पर 49 सचिवों ने 7 करोड़ 47 लाख रुपए की अनियमितता की है, जिसकी पोल ऑडिट विभाग ने खोल दी है। दरअसल साल 2018-19 में जिले के 49 ग्राम पंचायत सचिवों ने सरकारी अभिलेखों में लगभग 7 करोड़ 46 रुपए का खर्चा दिखाया और पैसा भी भुगतान कर दिया, लेकिन पंचायती राज विभाग ने हिसाब किताब का लेखा जोखा जमा नहीं किया। वहीं जब ऑडिट हुआ तो अनियमितता की बात सामने आ गई, जिसके बाद डीपीआरओ ने सभी ग्राम सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी कोई भी सचिव लेखा जोखा जमा नहीं कर पाया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑडिट विभाग द्वारा हर साल ऑडिट किया जाता है। ऐसी वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में ऑडिट विभाग द्वारा 49 ग्राम पंचायतों में आपत्तियां उठाई हैं। इसमें 7 करोड़ का उन्होंने विवरण दिया है कि इन्होंने सचिवों ने अनुपालन नहीं कराया है, जिसके लिए हमने सचिवों को नियम 256 के तहत नोटिस दी है। स्पष्टीकरण आने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर के चकबरारी ग्राम पंचायत में सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए कोटेदार और उसके बेटों पर मनमानी करने, कम राशन तौलने और विरोध करने पर धमकाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कोटेदार सरकारी कांटे की जगह दूसरे कांटे का उपयोग कर कम राशन देता है। ग्रामीणों की मांग है कि कोटेदार का लाइसेंस रद्द कर किसी अन्य व्यक्ति को कोटा दिया जाए, साथ ही मामले में उचित कानूनी कदम उठाए जाएं। हमारे कोटेदार जो है गल्ला कम देते हैं, जैसे कि 20 किलो तो 18 किलो देंगे, घटतौली का मामला है। और आप बढ़ता व्यवहार करना महिलाओं से कि ऐसे कैसे आप लाइन से हट गई और तानाशाही उनकी है, जाओ आज नहीं देंगे कल देंगे, जबरदस्ती निर्मल 100 रुपये का कोई निवारता नहीं, निर्मल लिया जाए। अब पैसे लेके नहीं आए कोई, और 4-5 दिन महीने में खाली। हाँ साहब, अब 21 दिन का नियम है। और सुबह 8 बजे तक खोल दे दुकान, 10 बजे बंद, जबकि नियम है 8 से 12 और 2 से 6 और 21 दिन का नियम है। अब 5 दिन में लोग लाइन लगाए क्या करें? तो ये है जो सिर्फ 4-5। हाँ, घटतौली घटतौली है, 1.5 किलो 2 किलो। डीएम साहब ज्ञापन देने आए, ये बताने आए कि हमारे यहाँ का कोटेदार कई बार समझाने के बावजूद इसके बाद 3-3 कांटों से गल्ला तौलता है। कहने पे कहता है जो मुझको मर्जी होगी उतने कांटे से तौलूंगा, मैं किसी कहने से नहीं मार, जो भी आएगा यहाँ नेतागिरी करेगा उसको जूतों से मारूंगा। खबर कन्नौज से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल मामला ये है कि शटडाउन लेने के बाद ट्यूबवेल की खराब लाइन को लाइनमैन ठीक कर रहा था, तभी बिजली विभाग के कर्मचारी ने बिजली लाइन चालू कर दी थी, जिससे लाइनमैन झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं लाइनमैन को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे वो लाइट सही करने आए, सिट डाउन लिया तो सिट डाउन से उतर रहे थे, एकदम लाइट आ गई अचानक, तो उसी के कारण वो आकर इस यहाँ पर लटक गए। तो कुछ लोगों ने, हम लोग मदद के डंडे से उनको उतारा। 18 नंबर ट्यूबवेल है ये, इसी के पानी के चक्कर में समस्या थी, तो वो आए सही करिए, अचानक एकदम लाइट आ गई, इसी कारण
उनके करंट लग गया, तो हम लोगों ने ई रिक्शा द्वारा सहयोग से सौसैया अस्पताल में उनको। बढ़ते आगे, बिजनौर के थाना कोतवाली शहर स्थित रेलवे स्टेशन में एक युवक ने जमीनी विवाद को लेकर ड्रामा किया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान युवक ने गजरौला पैसेंजर ट्रेन में घुसकर ट्रेन का एक डब्बा अंदर से बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक के हाथ में एक पेट्रोल का कैन भी था। फिलहाल मौके पर पहुंची सिविल और जीआरपी पुलिस ने युवक को ट्रेन से बाहर निकालकर उसे समझाने की कोशिश की। कि सुबह चांदपुर से आ रहे थे चढ़कर, और इसमें इन्होंने खुद को विकलांग डिब्बे में बंद कर लिया और ये अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दे रहे थे। इनका कहना है कि इनके सास के नाम खतौनी में कोई ज़मीन चली आ रही है, वो इनको दिलाई जाए। तो इसकी हम जांच करा लेते हैं क्या प्रकरण है। इनको उतार लिया गया है सकुशल। क्या आश्वासन दिए? जाँच करा लेते हैं, जो भी होगा। अगर है इनकी तो जमीन देते नहीं, तो हमने सोचा इससे दूसरा मरमरा के काम नहीं था, और क्या करेंगे। तो जब गरीब आदमी को जमीन नहीं मिली, टाइम नहीं मिलने का उसे 4 साल हो गए पूरे, हर डेट पड़ी हुई है। 4 साल घुसते घुसते डीएम साहब के दरबार में, समझे, धरने तक गिरती है, कोई सुनवाई नहीं आई आज तक। और 4 साल अभियोग करना पड़ा हमको, तो मजबूरी में क्या बाल लगने रहे हम रो रहे हैं, समझे। घर में खाने को नहीं, नहाने को नहीं, जो पैसे जो कमा है वो ला के इग्नोर देते हैं सब। किसी ने कब्जा किया आपकी जमीन पर? क्या नाम है आपका? क्या करने वाले हो? नाम क्या है? कन्नौज में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आम जनमानस के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा। एडीजे लवली जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही लोक अदालत की जानकारी देने के लिए प्रचार वाहन निकलेगा, जो गांव-गांव घूमकर लोक अदालत का प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत वाद निपटाने का सबसे आसान मंच होगा। जिले की 3 तहसीलों समेत प्रशासनिक कार्यालयों में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहां 50,000 से ज्यादा वाद निपटाने की तैयारी है। हमारे जनपद कन्नौज के समस्त क्षेत्रवादियों से और वादकारियों से को मैं बताना चाहूँगी, कल दिनांक 14 दिसंबर 2024 को हमारे जनपद न्यायालय कन्नौज में, वाह्य न्यायालय छिबरामऊ, ग्राम न्यायालय तिरवा और सब कन्नौज जनपद के समस्त प्रशासनिक विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपके सभी प्रकार के आपराधिक शमनीयवाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद और जल और विद्युत के बिल संबंधी मामले, व्यापक स्तर पर इसमें नोटिस भेजी जाती है। बैंक के ऋण संबंधी मामले, इसमें नोटिस भेज करके हम लोगों को उसमें आपसी सुलह समझौते से इनका निस्तारण कराते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अब तक हम लोगों ने कल की लोक अदालत में निस्तारित कराने के लिए लगभग 80,000 से ज़्यादा मामलों को चिन्हित किया है, और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये 80,000 मामले हम कल निस्तारित करा पाएंगे। कानपुर के मोती झील प्रांगण में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य कर्मचारी ने अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभा में कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जलकल, जल संस्थान सहित कई विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों के हित के लिए इन मांगों को सरकार को मनाना होगा। अभी तक कर्मचारियों ने गांधी की तरह से विरोध किया है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानेगी तो कर्मचारी उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एसपी तिवारी जी और प्रदेश महामंत्री संजय शुक्ला जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे नंद लाल यादव जी और उपाध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव जी और आरपी मिश्रा जी हमारे बीच में आए हैं। और इनका निर्देश था कि कानपुर की धरती जो कि आंदोलन की धरती है, जब कभी कोई आंदोलन शुरू हुआ है देश में तो निश्चित रूप से कानपुर ने शुरू किया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम राज्य कर्मचारी संघ परिषद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज विशाल सभा पुरानी पेंशन को लेकर के 8वां वेतन आयोग सरकार ने गठित कर रही है, और जो निजीकरण हमारे सरकारी उपक्रमों का किया जा रहा है उसको बंद करने के लिए ये सभा की गई है। हमारे तमाम विभागों के कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जैसे पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों, जो ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी हैं, उनकी अभी तक सरकार ने नियमावली नहीं बनाई है। और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी, उनको
कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं है। हमारे तमाम संविदा कर्मचारी हैं, उनको राज्य कर्मचारी नहीं घोषित किया जा रहा है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। तमाम मांगे हमारी हैं। राजकर विभाग में कैडर पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। फील्ड के कर्मचारियों केवल हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि जो फील्ड के कर्मचारी उनको मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा, नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी जी ने अभी परसों मुख्य सचिव से वार्ता की है और उनसे जोरदारी से बात रखी है कि कर्मचारियों की और शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कराया जाए। देखिए, मांगे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः 3 मांगे ऐसी हैं जिस पर हमारी प्राथमिकता के साथ बहुत जोर दबाव है कि सरकार इसको माने, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे। एक मांग हम इसमें है जो केंद्र सरकार से संबंधित है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो, वो नहीं गठन हो रहा है, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। और तीसरा जो है निजीकरण जो हो रहा है 3PP मॉडल के अंतर्गत, चाहे बिजली विभाग के और तमाम निगम को संविदा पर लोग रखे जा रहे हैं। और कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया था कि राज्य कर्मचारी ही कोरोना के संकट से उबारे और लाखों करीब हमको लगता है कि पूरे देश में राज्य कर्मचारी जितने हैं प्रत्येक राज्यों में, उनमें काफ़ी कर्मचारी ही मरे हैं। डॉक्टर मरे, स्वास्थ्य कर्मचारी मरे, सफाई कर्मचारी मरे। तो ये सिद्ध कर दिया कि राज्य कर्मचारी की उपयोगिता है और सरकार उसी को ख़त्म करके संविदा पर लोगों को रख रही है। हम इसका संविदा का पुरजोर विरोध करते हैं। अब रुक करेंगे चंदौली से खबर का, जहां डीएम के आदेश पर ओवरलोड बोगा ट्रैक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश गौतम ने नेशनल हाईवे पर छापेमारी कर 9 ओवरलोडेड ट्रैक्टरों को सीज किया है। बताया गया कि कृषि कार्य में स्वीकृत ट्रैक्टर पर बिहार से वाराणसी की ओर मोरंग ले जाई जा रही थी। एआरटीओ सर्वेश गौतम ने बताया कि पकड़े गए बोगा ट्रैक्टर पर प्रति ट्रैक्टर 1.25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ईंट भट्टों पर ट्रैक्टर चलाने वाले नाबालिगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकतर जो ट्रैक्टर हैं कृषि कार्य हेतु हैं, लेकिन वो व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, जैसे मोरंग गिट्टी ढोना, सीमेंट ढोना और अन्य व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया और हम लोग द्वारा कल जो है रात्रि में 9 बोगा ट्रैक्टर जो होते हैं उनको बंद किया गया। मोस्टली में ओवरलोड थी गाड़ियाँ और रिफ्लेक्टर वगैरह भी नहीं लगाए रहते, नंबर प्लेट भी नहीं होता और ड्राइवर भी अनट्रेंड होते हैं, जिससे अधिकतर दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती थी। वहीं आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र में भाई बहन का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि एक दिन पहले दोनों मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन आज दोनों मासूमों का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सूचना पर हम लोगों ने बहुत खोजबीन की। आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि पास के ही 100 मीटर पर एक तालाब है, उसमें दोनों बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई और वहाँ पे उनकी शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हम लोग भी थाना रोनापार की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर उन दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है। प्रथम दृष्टया डूबने से ही मृत्यु प्रतीत हो रही है और कोई शरीर पर चोट नहीं है। फिर भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों की बॉडी भिजवा दी है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सीतापुर के थाना सिधौली में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि काफी समय से पुलिस को धर्मांतरण की शिकायत मिल रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने ये एक्शन लिया है। इन सभी व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया गया है तथा इनके द्वारा नाम अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। इनके द्वारा गांव में भोले भाले ग्रामीणों को इकट्ठा करके प्रार्थना सभा के नाम पर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इनके पास से मौके से 2 मोबाइल फोन, 2 डायरी तथा अन्य धार्मिक सामग्री जो प्रचार हेतु इस्तेमाल की जा रही थी वो बरामद की गई है। इनकी डायरियों की जब विशेष रूप से जांच की गई तो उसमें लगभग 70 पन्नों में विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराना है, किस प्रकार के लोगों को टारगेट करना है तथा उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए किस प्रकार के प्रलोभन देने हैं। इसका विस्तृत विवरण उनके द्वारा उसमें लिख कर रखा गया।